अस्सलाम वालेकुम। आज हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इससे पीछे हमने रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग, एक्शन पोटेंशियल किस तरह से जनरेट होता है और नर्व इम्पल्स क्या है, कैसे इसकी इनिशिएशन होती है, कैसे ये प्रोपेगेट करता है, कैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि साइनैप्स क्या होता है, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होती है। फिर हमने पढ़ा कि ड्रग्स का इफ़ेक्ट क्या होता है। ये तकरीबन सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन को, कि नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। अब नर्वस सिस्टम में कौन से कंपोनेंट्स हैं, कितनी डिवीजन्स हैं नर्वस सिस्टम की, किस तरह से कौन से ऑर्गन कौन सी कैटेगरी में आते हैं और कौन से ऑर्गन का क्या काम है। और दो अलग तरह के जो नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन हमने की है, तो उनमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या चीज़ है उनमें जो एक जैसी है, क्या चीज़ है जो उनमें उनको एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दो मेन डिवीजन्स हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम को डिवाइड करें तो दो मेन डिवीजन्स उसकी होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले हम इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे, यानी कि इसको एक दफ़ा ऊपर से देखेंगे, फिर हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे कि डिटेल में असल में ये चीज़ है क्या। तो ब्रीफ ओवरव्यू में हम पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखते हैं कि इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। सेंट्रल का हमें नाम से ही क्या पता चल रहा है, मेन, अहमियत, दरमियान की चीज़ जो सेंटर में है, इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़्यादा जो दर्जा रखती है चीज़, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर वैसे नाम से भी सेंटर देखा जाए तो हमारा सेंटर क्या है, सर, और फिर सर के नीचे पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड, तो जो बीच में प्रेजेंट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो साइड्स पे प्रेजेंट है, मतलब कि ये सेंटर अगर बॉडी का है तो इस तरफ और लेफ्ट और राइट पे, और जो प्रेजेंट होगा नर्वस सिस्टम वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, पेरिफेरीज में अगर ये एक सर्कल है तो इसके बीच वाला हिस्सा ये इसका सेंटर होगा, और ये जो बाहर की बाउंड्री की तरफ या पेरिफेरी की तरफ जो चीज़ होगी इसे हम क्या कहेंगे, पेरिफेरी। तो ये पेरिफेरल एरिया बाहर की तरफ का एरिया और सेंट्रल एरिया अंदर की तरफ का एरिया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेजर कॉम्पोजिशन, इसकी बनावट किस चीज़ से हुई होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल के बनाते हैं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसीव्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, receives and processes information and initiates action। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, इसके पास इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। हमने देखा था कि सेंसरी न्यूरॉन्स CNS के पास ले जा रहे थे, फिर उसके बाद वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। वो देखता है कि ये एक तरह से कंप्यूटर है, जैसे कंप्यूटर का CPU होता है, वैसे ही आपका ब्रेन, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो जब उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई, उसको वो रिसीव करने के बाद प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उस इंफॉर्मेशन से कहता है कि एक्शन क्या इनिशिएट होना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए, उस एक्शन की शुरुआत करता है। क्योंकि हमें पता है कि एक्शन असल में जो एक्शन यानी कि रिस्पॉन्स या जो रिएक्शन है वो कौन देता है, इफेक्टर। तो खाली उसकी इनिशिएशन, उसकी जो इब्तिदा है कि ये करना चाहिए, वो कौन बताता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, अब हम देखते हैं कि ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है, ये भी वही काम करता है। सबसे पहले रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, फिर सेंसरी इंफॉर्मेशन की ख़ास तौर पे रिसीव करते हैं और प्रोसेस करते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन को, सेंसरी इंफॉर्मेशन को। फिर उसके बाद इनिशिएट करते हैं रिस्पॉन्स को, ठीक है। हम जैसे ऊपर पढ़ चुके हैं कि रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है, मेमोरी स्टोरेज होती है, दिमाग में हमारी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे क्या हमने पढ़ा कि रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, इनिशिएट करता है। उसके बाद चौथी चीज़ क्या है, मेमोरी स्टोर, ठीक है। मेमोरी स्टोर है आपका ब्रेन, जनरेट्स थॉट्स एंड इमोशन, थिंकिंग करते हैं आप अपने ब्रेन से, और इमोशंस।
तो थिंकिंग और इमोशंस, ये सब चीज़ें हमारी, ब्रेन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम अपने स्पाइनल कॉर्ड से नहीं सोचते, स्पाइनल कॉर्ड हराम मगज, हम उससे नहीं सोचते, हम ब्रेन से सोचते हैं। तो हम CNS की सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा, ब्रेन वाला हिस्सा, स्पाइनल कॉर्ड वाला हिस्सा नहीं, ब्रेन वाले हिस्से से हम सोचते हैं। हम यहाँ पे इमोशंस के सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से हमारी मेमोरी के स्टोरेज के सेंटर्स होते हैं। जैसे आपको मेमोरी कार्ड यहाँ पे लगा होता है, आपकी USB स्टोरेज दिमाग के अंदर होती है। तो ब्रेन के ये काम है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, अब हम फर्दर भी इसकी डिस्कशन करेंगे कि ब्रेन के पार्ट्स कितने हैं और वो क्या काम करते हैं। खैर, यहाँ पे हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कंडक्ट्स सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। और क्या काम करता है ये, कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, ठीक। पहली चीज़ ये क्या करता है, सिग्नल्स को कंडक्ट करता है टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। अब ये हमारा अगर ब्रेन है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से हमारी नर्व्स निकल रही होती हैं, ठीक। अब ये कोई टांग तक जा रही है, कोई पाँव पे जा रही है, कोई हाथ पे नर्व जा रही है, कोई स्किन की नर्व है। अब ये नर्व, ये हमें क्या समझ आया कि ये पार्ट क्या होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और बीच में ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये पार्ट क्या होगा, ये होगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा जी, तो स्पाइनल कॉर्ड तक जो चीज़ इन्फॉर्मेशन लाएगी, यानी यहाँ पाँव से इन्फॉर्मेशन लाने वाली और पाँव तक वापस इन्फॉर्मेशन ले जाने वाली जो नर्व्स हैं, सेंसरी और मोटर नर्व्स या न्यूरॉन्स, वो स्पाइनल कॉर्ड में आते भी हैं और जाते भी हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट सिग्नल्स, स्पाइनल कॉर्ड तक आते भी हैं और जाते भी हैं, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन तक आते हैं और ब्रेन से जाते हैं। तो इस क्या लिखा, कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। तो जो पाँव में मेरे चोट लगी, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लाया, तो ये यहाँ पे लेकर आया, फिर यहाँ सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और वो वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू और पाँव के मसल जो कि इफेक्टर्स हैं, ये एक रिफ्लेक्स आर्क हुआ। अब ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं गई, ये इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही इसका मसला मैनिपुलेट हुआ, प्रोसेस हुआ और हल हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं गई। तो ये रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ का कंट्रोल करता है। और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिससे ब्रेन तक जाने की ज़रूरत होती है, तो ब्रेन तक भी लेके जाता है ये कुछ इन्फॉर्मेशन को, तो ऊपर भी लेके जाता है। ब्रेन को कोई चीज़ बताता है कि हाँ ये मसला हो गया बहुत बड़ा, बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गई है, अब ये बहुत बड़ा मसला है कि बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गई है, तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचना ज़रूरी है। जब ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन, यानी दिमाग को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें करेगा, ऐसे मैकेनिज्म्स, ऐसे मैनिपुलेशंस या प्रोसेसेस करेगा जिसके थ्रू ऑक्सीजन का लेवल फिर वापस ज़्यादा हो जाएगा। और वो क्या होगा कि लंग्स की मसल्स को बोलेगा कि जल्दी जल्दी सांस लो ताकि वापस ऑक्सीजन का लेवल बराबर हो। तो ये चीज़ें करेगा ब्रेन। अब ब्रेन ने जब ये ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा करा दिया तो ये रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कि आप ऑक्सीजन ज़्यादा करो, ये आने का रास्ता था और जाने का था कि ऑक्सीजन कम हो गई है। तो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाना, सिग्नल ले जाना और वापस लाना, इसके लिए क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। अच्छा, अब ये हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से, मेजर हिस्से जो होते हैं वो हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि नर्व्स वाला है, साइड्स का जो नर्वस सिस्टम है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं और वो क्या काम करते हैं। तो हम अब इसकी डिस्कशन करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये नर्व से बना होगा, ठीक है, न्यूरॉन से बना होगा। और न्यूरॉन्स किस तरह के होंगे, मेजर दो तरह के होंगे ना, क्योंकि इंटर न्यूरॉन तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे कौन से न्यूरॉन्स आ जाएंगे, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक। अच्छा, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम डिफाइन किस तरह करेंगे कि इट ट्रांसमिट द सिग्नल्स, peripheral nervous system transmit the signals between CNS and rest of body, ठीक है। तो ये CNS और रेस्ट ऑफ बॉडी के दरमियान सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। अब पेरिफेरीज में कैसे, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। सेंसरी न्यूरॉन्स लाने वाले, मोटर न्यूरॉन्स इफेक्ट को ले जाने वाले, ठीक। अच्छा, अब मोटर न्यूरॉन्स किस तरह से एक्ट करेंगे, क्या करते हैं, कैरी द सिग्नल्स फ्रॉम द CNS दैट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ मसल्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, सिग्नल्स को लेके जाएंगे कहाँ पे, मसल्स और ग्लैंड्स तक, यानी कि जो आपके इफेक्टर ऑर्गन्स। और सेंसरी न्यूरॉन्स क्या कर रहे थे, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन
या सेंसरी ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशन को लेके आ रहे थे, सेंसरी ऑर्गन्स या रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को लेके आ रहे थे और ये वहाँ तक लेके जा रहे थे। ठीक, अच्छा जी। अब मोटर न्यूरॉन्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, मोटर नर्वस सिस्टम को या मोटर न्यूरॉन्स को सोमैटिक नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? आपकी बॉडी का जो वॉल्यूंटरी यानी कि आपके इख्तियार में जो कंट्रोल है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। वॉल्यूंटरी कंट्रोल आपका किसके ऊपर है? मसल्स, स्केलेटल मसल्स के ऊपर। हमारे 3 तरह के मसल्स थे ना, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो हमारे इख्तियार में है, स्मूथ मसल्स जो हमारे इख्तियार में नहीं है, और कार्डिक मसल्स जो कि दिल के, हार्ट के मसल्स हैं, वो भी हमारे इख्तियार में नहीं है। तो तीनों मसल्स में से जो कैटेगरी हमारे इख्तियार में है, वॉल्यूंटरी है, वो कौन सी है? स्केलेटल मसल्स। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल्स वॉल्यूंटरी, कंट्रोल्स वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स बाय एक्टिवेटिंग स्केलेटल मसल्स। ठीक, बाय एक्टिवेटिंग स्केलेटल मसल्स। तो वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है बाय एक्टिवेटिंग स्केलेटल मसल्स। ठीक, इसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये क्या था? वॉल्यूंटरी था, आपके कंट्रोल में था। ऑटोनॉमिक यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कुछ होगा जो ऑटोमेटिक है, कुछ ऐसा जो खुद से होने वाला हो। तो अब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके 2 पार्ट्स हैं। ये इनवॉल्यूंटरी होगा, आपके कंट्रोल में नहीं होगा। इसके फर्दर 2 हिस्से हैं। कौन से? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा? ये वो पार्ट है नर्वस सिस्टम का जो फाइट एंड फ्लाइट यानी कि उड़ने और फ्लाइट का मतलब है कि किसी से आपने लड़ाई की और आप भाग गए, उड़ने वाला फ्लाइट नहीं है। यानी कि उड़ने, फ्लाइट से यहाँ पे ये मुराद है कि कोई आपसे लड़ाई करेगा, मारेगा, तो आप आहिस्ता आहिस्ता चल के तो नहीं जाओगे, आप भाग के तेज़ी से वहाँ से जाएंगे। तो फाइट और फ्लाइट की कंडीशंस, इमरजेंसी की जो कंडीशंस होते हैं, उसमें ये वाला नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ये वाला सिस्टम काम करता है, जो कि है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कब होता है, ये कब काम करता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में। जब आप आराम से बैठे होते हैं तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जब आप आराम से होते हैं तो ये काम करता है सिंपैथेटिक, फाइट एंड फ्लाइट में काम करता है। ठीक, अच्छा, फाइट एंड फ्लाइट में काम करता है। अब आप फाइट एंड फ्लाइट है, किसी से लड़ाई हो रही है, तो उस सिचुएशन में आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी बनेगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये काम करेगा फ़ौरन से, आपकी ब्रीथिंग को तेज़ कराएगा, आपकी आंखों में इस तरह के चेंजेस लाएगा कि आपको अच्छे से दिखे। तो इस तरह अपना मफाद करने वाले जो मैकेनिज़म्स हैं, जो तरीक़ेकार हैं, लाइहाए अमल हैं, वो आपके ऑन हो जाएंगे, आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी। जैसे पे किसी ने, कुत्ते ने अटैक किया तो आपने फ़ौरन से भागना है, उस वक्त आपका कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला। जैसे अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, आराम से सुकून से बैठी हुई हूँ, आप सुकून से बैठे हुए हैं, तो आपका जो नर्वस सिस्टम इस वक्त एक्टिवेट है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला। यानी जो खाना हमने खाया है वो आराम आराम से हज़म हो रहा है, पानी हज़म हो रहा है, बाकी मेटाबॉलिज्म हो रहा है जिस्म के अंदर। लेकिन अगर ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला ना होता, फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन होती है, आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ा होता, तो उस वक्त बॉडी खाना हज़म करने का चक्कर नहीं कर रही होती है, क्योंकि खाना हज़म बाद में भी हो सकता है। उस वक्त वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसी चीज़ें कर रही होती है कि मैं भागूँ यहाँ से और मैं वो चीज़ें ऑन करूँ, वो वाला सिस्टम ऑन करूँ जो मुझे यहाँ से फाइट एंड फ्लाइट में मदद दे सके। ठीक, तो अब हमने जो है क्या देखा? नर्वस सिस्टम की 2 ब्रांचेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, हमने ब्रेन के फंक्शंस देखे, फिर हमने देखा स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, फिर हमने देखा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो बाहर की तरफ, पेरिफ्रीज की तरफ होता है, मोटर और सेंसरी न्यूरॉन से ये बना होता है। अब मोटर न्यूरॉन्स
कि फिर फर्दर क्या टाइप्स होंगी मोटर न्यूरॉन्स, फर्दर कौन सी नर्वस सिस्टम्स बनाएगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम फिर फर्दर वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी कि जो आपके इख्तियार में है, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को कंट्रोल करता है। जो आपके इख्तियार में नहीं है, सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन होती है और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन होती है। अब हम ज़रा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि ब्रेन के क्या पार्ट्स हैं। हमने इसके सरसरी फंक्शंस देखे, अब हम ब्रेन के पार्ट्स देखेंगे और उन पार्ट्स के फंक्शंस देखेंगे। उसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे और उसके पार्ट्स के फंक्शंस को देखेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी दिमाग का काम, पूरी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको जिस्म में ऑर्गन है वो आपका दिमाग है। तो इसीलिए दिमाग का तो काम भी बहुत ज़्यादा होगा, दिमाग के हिस्से भी बहुत ज़्यादा होंगे, दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ भी होगा और इसके अंदर बहुत सारी अल्लाह ताला ने चीज़ें रखी हुई हैं जो आपको पढ़नी है, समझनी है। जब आप सोचते यहीं से हैं, आपके इमोशंस यहाँ से एक्टिवेट होते हैं, आपकी थर्मो रेगुलेशन, आपका इक्विलिब्रियम, ऑस्मो रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस, हर चीज़ के सेंटर्स हैं दिमाग के अंदर। तो दिमाग एक हाईली इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, तो दिमाग को हमें बहुत डिटेल में समझना होगा। सारे जो पार्ट्स हमने पढ़े उसमें सबसे ज़्यादा डिटेल जो है वो ब्रेन की है। ठीक, अच्छा जी, तो ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो सामने वाला होगा उसे हम कहेंगे फोर ब्रेन, सामने वाला हिस्सा दिमाग का। फिर होगा मिड ब्रेन, जैसे ये फोर लिम्ब है या अपर लिम्ब है जो आगे वाला, ठीक है, और ये नीचे वाला लोअर लिम्ब या हाइंड लिम्ब। इसी तरह आगे वाला फोर ब्रेन, पीछे वाला हाइंड ब्रेन। पीछे वाला ब्रेन कौन सा होगा, पीछे वाला दिमाग का हिस्सा हाइंड ब्रेन, पिछला हिस्सा और फोर अगला हिस्सा। जैसे ये हमारा फोर हेड कहलाता है क्योंकि ये हेड का आगे वाला हिस्सा है, तो इन दोनों के दरमियान मिड ब्रेन। ठीक, अब हम देखते हैं कि ब्रेन के हर हिस्से में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से फर्दर उनके हिस्से हैं। अब ब्रेन में जो फोर ब्रेन है उसके भी 3 हिस्से हैं, उसके भी 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर। सेरिब्रम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो है वो फिर 3 चीज़ों का, बल्कि कुछ ज़्यादा चीज़ों का मजमूआ होता है, मगर यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए 3 चीज़ें, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला। ठीक, और सेरिब्रम जो है आपका, इसके 2 हिस्से होते हैं, राइट हेमिस्फीयर होता है सेरिब्रम का और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। ठीक, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। दोनों को कनेक्ट करने वाली क्या चीज़ है, कॉर्पस कैलोसम। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने देख लिया कि ब्रेन की डिविजन्स किस किस चीज़ में होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि फोर ब्रेन क्या था। फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम था, थैलेमस था, लिम्बिक सिस्टम था। ठीक, अब थैलेमस जो है ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है लिम्बिक सिस्टम तक, थैलेमस इंफॉर्मेशन देता है लिम्बिक सिस्टम को। ठीक, और अब हमें कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी सी किताब से पढ़नी पड़ेंगी कि थैलेमस कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन टू लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। थैलेमस यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले जाएगा, थैलेमस यहाँ पे, क्योंकि नीचे स्पाइनल कॉर्ड थी, स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते से जब आप ब्रेन में ऊपर जा रहे होते हैं ना, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से जब नर्व्स आ रही हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन तक जानी है, जब जा रही होती है तो रास्ते में थैलेमस आता है। ये जो जितना बड़ा हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा सेरिबेलम है। अच्छा, ब्रेन में 2 चीज़ें हैं, सेरिब्रम आर वाला जिसमें आर है, और एक चीज़ है सेरिबेलम, ठीक है, जिसमें एल है। जो सेरिबेलम है ये हाइंड ब्रेन का हिस्सा है और जो सेरिब्रम है ये फोर ब्रेन का हिस्सा है।
तो आपने इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, सेरिब्रम और सेरिबेलम दो अलग चीज़ें हैं, ठीक। अच्छा, अब 4 हम क्या पढ़े थे, थैलेमस। थैलेमस यहाँ पे इसकी लोकेशन होती है, ये पीछे वाला हिस्सा हाइंड ब्रेन सेरिबेलम और ये आगे वाला सेरिब्रम। ब्रेन का सबसे जो लार्जेस्ट हिस्सा होता है जो यहाँ पर पूरा होता है, ये सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम के 2 हिस्से होते हैं, राइट की तरफ राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर का मतलब स्फीयर कहते हैं एक गोले को, ठीक। उस गोले को हाफ करना है। हेमी का मतलब होता है हाफ, आधा, और स्फीयर सर्कल का आधा। तो एक सर्कल एक स्फीयर जैसी चीज़ है ना, तो एक उसका राइट हाफ और एक लेफ्ट हाफ। तो ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और इन दोनों के बीच में जो जोड़ने वाली चीज़ होगी वो क्या होगी, कॉर्पस कैलोसम। उस फाइबर को, उस टिश्यू को, उस थिंग को हम क्या कहेंगे, कॉर्पस कैलोसम, जो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़ रही है। तो अब इंफॉर्मेशन जब थैलेमस तक आती है तो फिर वो थैलेमस से राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर तक भी जाती है, और इसके नीचे जो लिम्बिक सिस्टम पड़ा हुआ है वहाँ तक भी जाती है, ठीक। अच्छा, अब लिम्बिक सिस्टम जो है ये एक आर्क जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक। किस किस चीज़ से बना हुआ है लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला से। इसकी आप किताब में अगर डायग्राम देखें तो हाइपोथैलेमस है, हिप्पोकैम्पस है और फिर एमिगडाला, तो एक आर्क जैसा स्ट्रक्चर है दिमाग के अंदर। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन, थैलेमस से इंफॉर्मेशन लिम्बिक सिस्टम में आ रही है। अब लिम्बिक सिस्टम में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, अच्छा, लिम्बिक सिस्टम वर्क टुगेदर to produce our most basic and primitive environment emotions, drives and behaviors, including fear, rage, tranquility, hunger, thirst, pleasure and sexual responses. Some part is also important in memories, some is important in maintaining temperature, hunger, menstrual cycle, water balance, sleep cycle, etc. तो अब मैं आपको पॉइंट्स में खुद अच्छी तरह से समझाती हूँ, ठीक। तो अब क्या है कि ये लिम्बिक सिस्टम के जो पार्ट्स हैं ये हमारी जो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी बेसिक ज़रूरियात हैं, कि हमें जो है खाने की ज़रूरत है, हमें भूख लगने की ज़रूरत है, हमें गुस्सा आता है, हमें नींद आती है, हमें सर्दी लगती है, हमें गर्मी लगती है, हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस की रेगुलेशन है, मेमोरी की रेगुलेशन है, वो लिम्बिक सिस्टम के तीनों हिस्सों में से कहीं ना कहीं होती है। अब मैं आपको लिख के देती हूँ कि हाइपोथैलेमस में क्या क्या होता है। हाइपोथैलेमस में बॉडी टेम्परेचर का कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस से आपका हार्मोन्स निकलते हैं, और उन हार्मोन्स ने जाके क्या करना होता है, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स, जैसे थायराइड हार्मोन्स का सिग्नल यहाँ से निकलता है, मेंस्ट्रुअल हार्मोन्स का सिग्नल्स यहाँ से निकलते हैं। फिर हाइपोथैलेमस के और भी कंट्रोल्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स का साइकिल है उसमें इसका कंट्रोल है। हंगर में उन हार्मोन्स का, हंगर वाले हार्मोन्स भी निकलते हैं। वाटर बैलेंस हमने पढ़ा था होम्योस्टेसिस के अंदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH निकलता है, मगर उसके सिग्नल्स हाइपोथैलेमस से आ रहे होते हैं। अच्छा, फिर हिप्पोकैम्पस जो है वो मेमोरी फॉर्मेशन में हिप्पोकैम्पस का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम ये पढ़ चुके हैं कि प्लेजर की सेंसेशन और इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रोल है। एमिगडाला जो पार्ट है ये इमोशन से बहुत रिलेटेड है, पनिशमेंट, फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड, सेक्सुअल अराउजल के आपकी जो सेक्सुअल नीड्स हैं उसके लिए इसका बहुत ज़्यादा काम है। फियर यानी कि डर, खौफ, गुस्सा, इससे एमिगडाला की बहुत ज़्यादा रिलेशन है। तो ये लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला के पार्ट्स और उनके फंक्शंस हमने पढ़ लिए। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं, अच्छा, अब हिप्पोकैम्पस का लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी बहुत ज़्यादा काम है, कि लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि जो आपकी, आज अगर मैं 30 साल की हूँ या मैं 40 साल की हूँ, तो जब मैं 5 साल की थी मुझे आज तक वो बातें भी याद हैं। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी थी और वो हिप्पोकैम्पस के अंदर स्टोर हुई थी। फिर उसके बाद सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी कि सेरिब्रम, सेरिब्रम के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स जो है बाहर का हिस्सा और इसके अंदर का हिस्सा होता है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, जो ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से में डिफरेंट एरियाज़ होते हैं। कोई एरिया स्पीच के लिए यानी कि बोलने के लिए मखसूस होता है, कोई एरिया टांग के चलाने की, टांग की ख़ास मूवमेंट के लिए मखसूस होता है, कोई एरिया हाथों की फिंगर की मूवमेंट, जैसे मैंने गिटार बजाना है या मैंने लिखना है तो मैंने एक ख़ास तरीके से, अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं एक ख़ास तरीके से उंगली हिलाऊंगी, अगर मैं बांसुरी बजा रही हूँ तो मैं एक ख़ास तरीके से उंगली हिलाऊंगी उसके ऊपर, उसके सुराख पे। अगर मैं स्केचिंग कर रही हूँ या अगर मैं पेंटिंग कर रही हूँ
तो मैं अलग तरह से ब्रश को आहिस्ता आहिस्ता हिलाऊंगी। तो ये वाली फाइन मूवमेंट्स के लिए जो है सेरिब्रम के अंदर, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट सेंटर ऑफ ब्रेन है, तो जितनी कोई प्रिसाइज, जितनी नाजुक, जितनी डिटेल में कोई एक्शन होना है, कोई मूवमेंट होनी है, उसके लिए हम सेरिब्रम के पास जाते हैं। हम जो छोटे मोटे काम है कोशिश करते हैं कि वो नीचे स्पाइनल कॉर्ड ही हेल्प कर दे, रिफ्लेक्स आर्क्स, रिफ्लेक्स एक्शंस, लेकिन जो बड़े काम होते हैं, जो नफीस काम होते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, उनकी रेगुलेशन के लिए हमें सेरिब्रम तक को कांटेक्ट करना पड़ता है। तो फिर विजुअल सेंटर होते हैं जैसे सेरिब्रम की बैक पे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पे ये पीछे हाइंड ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो पीछे का हिस्सा होता है, यहाँ पे इमेज बनता है, तो बहुत हाई किस्म के फंक्शंस सेरिब्रम के अंदर हो रहे होते हैं। अब एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, यानी कि ये साइड मेरे सेरिब्रल हेमिस्फेयर की मेरी लेफ़्ट बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है। यानी कि अगर मैं ये हाथ हिला रही हूँ तो ये इस सेरिब्रल हेमिस्फेयर से इसकी नॉलेज आई है, और जो लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी कि मेरा हाथ, ये जो हाथ हिल रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कंट्रोल हो रही है, यानी कि उल्टा है। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर राइट साइड को, अब मैं राइट हैंड से लिख रही हूँ, मेरा राइट हैंड डोमिनेंट है, तो इसका मतलब है कि मेरा लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर डोमिनेंट है, ये ऑपोजिट चलता है। फिर उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन जो है ह्यूमंस में छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, बस इसके अंदर एक रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है जो कि कनेक्शन है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के अंदर। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है एक छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं जो कि ब्रेन में के हर हिस्से में प्रेजेंट होते हैं, मगर मिड ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये बंडल्स होते हैं टिश्यूज़ के, क्योंकि फोर ब्रेन और मिड ब्रेन जो हाइंड ब्रेन को कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो मिड ब्रेन में वो प्रेजेंट होते हैं, और उसकी वजह से आपको एक अवेकनिंग की फीलिंग होती है, और वो इन्फॉर्मेशन को फोर ब्रेन तक ले जा रहे होते हैं, यानी हाइंड ब्रेन नीचे से मिड ब्रेन में और मिड ब्रेन से फोर ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने हाइंड ब्रेन की डिस्कशन करनी है। हाइंड ब्रेन के क्या पार्ट्स होते हैं वो देखने से पहले हम एक दफ़ा फोर ब्रेन का जो हिस्सा हमने पढ़ा है उसे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा देखा, लेकिन अभी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिटेल में चले गए। अब हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखा कि ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बॉडी का सबसे काम करने वाला ऑर्गन है, तो इसलिए हमने ब्रेन के पार्ट्स को देखा डिटेल में। हमने देखा कि ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हमने सबसे पहले अब फोर ब्रेन की डिविजन्स देखी। फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है, मेजर हिस्सा, पूरे ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो सेरिब्रम है। उसके बाद थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। फिर हमने देखा कि सेरिब्रम के दो पार्ट्स होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। सेरिब्रम में फाइन मूवमेंट्स, वॉलेंट्री मूवमेंट्स और विजुअल कॉर्टेक्स यानी देखने का और सुनने के एरियाज, ऑडिटरी कॉर्टेक्स बोलने का एरिया, स्पीच कॉर्टेक्स, ये एरियाज होते हैं ख़ास स्पेसिफिक जो कि इस काम के लिए मखसूस होते हैं। फिर सेरिब्रम के हेमिस्फीयर्स को कॉर्पस कैलोजम ज्वाइन करता है और सेरिब्रल डोमिनेंस ऑपोजिट होती है। अगर आप राइट हैंड डोमिनेंट है तो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट है। ठीक, डोमिनेंट मतलब जो ज़्यादा काम कर रहा है। फिर हमने देखा कि थैलेमस जो है वो एक रिले सेंटर है, यानी कि वो एक कनेक्शन है, रिले सेंटर है, और वो कनेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन जो नीचे हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन से आ रही है, उस इंफॉर्मेशन को भेज रहे हैं, लिम्बिक सिस्टम के पास भी भेज रहे हैं, और जो इंफॉर्मेशन सेरिब्रम में जानी उसे सेरिब्रम के पास भेज रहे हैं। फिर हमने देखा कि लिम्बिक सिस्टम के तीन पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला। फिर हमने हाइपोथैलेमस के फंक्शंस देखे जो कि बहुत ज़्यादा हैं, और हाइपोथैलेमस के फंक्शंस हम अगला चैप्टर जो हमारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है, एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन जो है, उस चैप्टर में हाइपोथैलेमस का बहुत ज़्यादा काम होगा, तो आपने इस पर अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद हमने देखा कि हिप्पोकैम्पस जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में काम आता है, और एमिगडाला जो है वो ज़्यादातर इमोशनल रिस्पॉन्सेज जैसे कि गुस्सा, जैसे कि डरना, जैसे कि कोई अच्छा काम किया तो उस पर सेंस ऑफ रिवॉर्ड कि मैंने बहुत अच्छा काम किया तो मुझे खुशी हो रही है, या पनिशमेंट, कुछ बुरा किया तो पनिशमेंट के जो एक्शंस हैं इस तरह की, या फिर सेक्सुअल फीलिंग्स जो हैं, तो इस तरह के डिज़ायर्स, ये वाले सारे इमोशंस
आपके लिम्बिक सिस्टम की एमिगडाला में होते हैं। इसलिए अगर किसी को पसंद करना ना पसंद करना, उसमें एमिगडाला का बहुत बड़ा रोल है। तो हमारे दिल का काम कोई नहीं, आशिकी माशूकी में लोग कहते हैं दिल का काम है, मगर उसके अंदर काम हमारे एमिगडाला का है। तो अगर कोई बोले कि मैंने तो अपने दिल में बसा लिया, तो उसने दिल में नहीं, उसने एमिगडाला में बसाया होता है। ठीक, तो यहाँ भी हमारी फोर ब्रेन की डिस्कशन ख़त्म होती है। फिर हमने देखा कि मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है और एक रिले स्टेशन ही है बीच में ये एक। अब उसके बाद हाइंड ब्रेन की डिस्कशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से करेंगे। थैंक यू।